हेलो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। आप लोग ना प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। तो आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है और मेरे उत्तर देने से पहले आपको उत्तर देके कॉपी में लिखना है। आप लोग 1 से 20 तक नंबरिंग कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि मैं यहां पे आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि आपके डीएलएड एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग 1 से 20 तक नंबरिंग कर लीजिएगा और मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर देखिए कॉपी में लिखिएगा। और फिर जब वीडियो खत्म हो जाए ना, उसके बाद अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। और हाँ, जब ये वाला खत्म हो जाएगा वीडियो तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ये बेहतरीन सा पीडीएफ। और इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए अभी देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। शून्यावकाश मतलब निर्वात में, शून्यावकाश मतलब क्या, निर्वात में। यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। और सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग जो है ना निर्वात में ही होता है। आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। आप लोगों को इसको याद रखना है। और ये जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। जो बैटरी होता है ना, बैटरी का पानी, उसमें करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यह भी पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। और इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बता दिया हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रोगी आंत से प्रभावित होते हैं, आंत मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, इससे प्रभावित होते हैं, तो उसके निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्सरे किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। किस किरण का प्रयोग करते हैं, तो उस रोगी के को यानी कि उस रोगी के निदान में एक्स किरण का उपयोग करते हैं। किस किरण का, एक्स किरण का उपयोग करते हैं। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत यह किसके प्रभाव पर आधारित है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जो ये जो फ्यूज है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज किस पर आधारित है, तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज जो है ये किसका मिश्रण होता है, तो ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है फ्यूज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो है ना द्रव्यनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं, देखिए परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं।
नाभिक जो है ना, इसको कहते हैं नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन और प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और सुनिए, प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, और जो न्यूट्रॉन है ना, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, याद रखना है। और परमाणु के चारों ओर जो है ना, परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यह भी पूछा जाता है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में वैसा व्यक्ति जिसको दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, आपको याद रखना है। अगर पूछे निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? देखिए, जो इंद्रधनुष होता है ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ये जो है ना इंद्रधनुष, ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, आप लोगों को याद रखना है। तो जब सूर्य जो है, अगर मान लीजिए सुबह में है, तो सुबह में सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। अगर सुबह में इंद्रधनुष दिखेगा तो कौन दिशा में दिखेगा? पूरब दिशा का उल्टा होता है पश्चिम, यानी कि पूरब का उल्टा पश्चिम में दिखेगा सुबह में इंद्रधनुष। अगर शाम होगा तो शाम के समय में सूरज किधर रहता है? पश्चिम दिशा में डूबता है, तो शाम को इंद्रधनुष दिखाई देगा पूरब में, क्योंकि पश्चिम का उल्टा होता है पूरब। अब बात करते हैं दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखेगा? तो 12 बजे जो है ना, दोपहर के 12 बजे सूर्य ये जो है सर के ऊपर आ जाता है। तो सर के ऊपर आ जाएगा सूर्य, तो जब 12 बजे इंद्रधनुष दिखेगा तो उसके विपरीत दिशा में। अब ऊपर का विपरीत नीचे होता है, अब नीचे तो जमीन है, क्या जमीन पर इंद्रधनुष दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। तो जब जमीन पर नहीं देख सकते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, कि मतलब सूरज को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे सूर्य कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है, तो उसका इंद्रधनुष नीचे दिखाई देना चाहिए, लेकिन नीचे तो धरती है, तो वहां धरती पर इंद्रधनुष दिखेगा? नहीं दिखेगा, मतलब यह नहीं देख सकते। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से जाने वाली किरणें ये परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है, पूछा जाएगा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ये जो है ना NaOH, ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये खाने वाला सोडा का सूत्र है। और ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये
ये जो है किसका सूत्र है, आपको जो है ना कमेंट में बताना है कि ये किसका सूत्र है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, बताइए। तो सौर ऊर्जा सूर्य से ना प्राप्त होगा, नाम है सौर ऊर्जा, तो सूर्य से प्राप्त होगा। और सौर ऊर्जा क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। और जो है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन उपधातु होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, ठोस से सीधा वाष्प बन रहा है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो यहाँ ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन रहा है, ठोस सीधे वाष्प में बदल रहा है, मतलब गैस में बदल रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधा या पेड़ जो है किस प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ना। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये 4 चीजें लगती है पौधों को खाना बनाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है जर्मेनियम का करते हैं, जर्मेनियम। और ये जर्मेनियम जो है ना, ये उपधातु होता है। क्या होता है, ये उपधातु होता है जर्मेनियम, आपको ध्यान में रखना है। ये अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है, बताइए। तो ये हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा, एंजाइम। राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग उत्तर देके कॉपी में लिखते रहिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह को डायबिटीज का रोग कहा जाता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी है, तो वह है विटामिन, क्या है, तो वह है विटामिन सी है। क्या है, विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और विटामिन सी का अगर आपसे पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। और ये विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। जल में ये जो है ना घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। आप लोगों को याद रखना इतना सवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। डायलिसिस को अपोहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन, अपोहन भी कहते हैं। डायलिसिस को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मैकेनिकल ऊर्जा को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ये जल की सहायता से बदला जाता है, इसको जल के तेज बहाव से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के होते हैं? अगर पढ़ाई में काम करना है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है बताइए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण या ए और बी दोनों? देखिए, पढ़ने में तो अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अगर हमें भीड़ की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो भीड़ की वस्तु को देखने के लिए कर लेंगे अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर की देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, क्योंकि उत्तल लेंस में बड़ा दिखता है, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। अब दूर के भी तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में पढ़ने के लिए दूर में लिखा होता है बोर्ड में, तो हमें उसको भी तो देखना है, तो उसको देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति होती है। तो गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति यादृच्छिक गति होती है। कौन सी गति होती है? यादृच्छिक गति होती है। आप सबको याद रखना है। तो ये हो चुका है खत्म। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये वीडियो देखा है। अगर ना आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। अगर और भी आपको प्रैक्टिस करना है किसी भी सब्जेक्ट का तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये बेहतरीन सा पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको ना इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा हमको 9006131335। इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर दीजिएगा हमसे, यानी कि मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा जहां से आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।